नमस्कार दोस्तों, हमारे ज़िंदगी के रंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो कि एक खुदगर्ज बेटे और असंस्कारी बहू के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। मम्मी, मैं अब घर का खर्चा पूरा नहीं कर सकता। आप जानती हो कितनी महंगाई है, और फिर मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, आपको पता है। आजकल नॉर्मल डिलीवरी तो होती ही नहीं। मुझे अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए भी बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने हैं। फिर बच्चा पैदा हो जाने के बाद भी 100 खर्चे निकल आते हैं। मैं आपका जितना कर सकता था कर दिया, अब मैं अपनी तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। मम्मी तो यह भाई के मुंह से शब्द सुनकर हक्का बक्का रह गई थी, और वह बोली, आर्यन, तुम यह क्या कह रहे हो? जानते हो ना, हम माँ बेटी का इस दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। तुमने हमसे हाथ खींच लिया तो हम क्या करेंगे? भाई ने कंधे उचकाते हुए बोला, मम्मी, मुझे मालूम नहीं है कि आप क्या करोगी। मैं तो खुद बहुत मजबूर हूँ। नहीं तो आप जानती हैं मुझे आपकी कितनी परवाह है। मम्मी बोली, आर्यन, अगर तुम्हें अपनी माँ का ख्याल नहीं है तो कम से कम अपनी अनाथ बहन का तो ख्याल कर लो। तुम हमारे सहारे हो, ऐसा ना करो। मम्मी की बातें सुनकर भाभी अपने कमरे से बाहर आ गई। वह कहने लगी, आर्यन, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हम यह घर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि इस घर में रहते हुए आपकी मम्मी हमें आराम से जीने नहीं देंगी। यह बहुत झूठी हैं। आपने साफ साफ अपनी मजबूरी बयान कर दी, मगर मजाल है जो उन्हें आपका एहसास हो। कैसे आपकी मिन्नतें करने लगी हैं। आर्यन भाई कहने लगा, हाँ अमृता, तुम ठीक कह रही हो। ऐसा करो, अपना सामान पैक कर लो, हम आज शाम घर से निकल जाएंगे। मम्मी झट से उठकर खड़ी हुई, बोली, नहीं नहीं आर्यन, ऐसा मत करना। ठीक है, तुम घर में खर्चा नहीं देना चाहते हो, ना दो, मगर घर से ना जाओ। चलो, मेरे लिए यही काफ़ी है कि मेरे घर में एक आदमी तो है जिसके साथ मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी, कोई गंदी निगाहें ना डाल सकेगा। माँ की बात सुनकर भाई कहने लगा, मम्मी देख लो, आपके पास टाइम है सोचने का। आप हमें इस घर में देखना चाहती भी हैं या नहीं? इतना कहकर भाई घर से बाहर निकल गया था। भाभी भी अपने कमरे में घुस गई थी। मम्मी मेरे पास आकर बैठ गई। मम्मी मुझे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं ऊंची आवाज़ में बोली, मम्मी, उन दोनों पति पत्नी को घर से निकाल कर बाहर फेंक दो। यह घर आपके नाम पर है। यह दोनों पति पत्नी यहाँ से चले जाएंगे तो हम किराएदार रख लेंगे, हमारा खर्चा निकल जाएगा। तो हमने उनका क्या करना है? मम्मी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था। कहने लगी, रजनी, तुझे मेरे सर की कसम है, चुप हो जाओ, ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो। मुझे गुस्सा बहुत आया हुआ था, मगर मम्मी की वजह से चुप कर गई थी। मुझे बड़ी अच्छी तरह से बात का पता था कि मेरी भाभी हम माँ बेटी से बड़ा चिढ़ती है। इसका बस चले तो यह हमें घर से निकलवा दे। पापा जब जिंदा थे तो उस टाइम भी भाभी ने घर में बहुत लड़ाई झगड़े डाल रखे थे। भाई हर बार अपनी पत्नी की साइड लेता था। तब पापा कहते थे कि मेरे बाद तुम लोगों का क्या होगा। मुझे तो नहीं लगता कि यह दोनों पति पत्नी तुम लोगों को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त कर पाएंगे। पापा बड़े भविष्य जानकार आदमी थे। शायद उन्हें पहले ही अपनी मौत का पता हो चुका था। यह भी पता चल गया था कि उनके बाद हमारे साथ क्या सुलूक होगा। पापा के मृत्यु को 1 साल ही हुआ था कि भाई ने हमसे अपनी आंखें फेर ली थी। उन्होंने मम्मी के इलाज के लिए पैसे देना बंद कर दिए थे। मेरी मम्मी एक शुगर पेशेंट थी और उनको थायराइड भी था। उन्हें रोज़ दवाइयाँ खानी होती थी। मगर जब भाई ने पैसे देने से क्या सुलूक होगा। पापा के मृत्यु को 1 साल ही हुआ था कि भाई ने हमसे अपनी आंखें फेर ली थी। उन्होंने मम्मी के इलाज के लिए पैसे देना बिल्कुल ही बंद कर दिए थे। मम्मी एक शुगर की पेशेंट थी, उनको थायराइड भी था, उन्हें रोज़ दवाइयाँ खानी होती थी। मगर जब भाई ने पैसे देने से हाथ खींच लिया तो मम्मी ने दवाई खाना भी छोड़ दी। उसकी वजह से मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। यह दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उनकी हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था, मगर मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। भाई ने तो पहले ही अपनी आंखें मूंद ली थी
और अब हमारे खाने पीने के खर्च से भी परहेज कर रहा था। साफ शब्दों में कहो तो वह अपना चूल्हा चौका भी अलग करना चाहता था। अपनी विधवा माँ और अनाथ बहन जिनका कमाने वाला कोई नहीं था, भाई हमारा एक सहारा था, वो भी हमसे अपना हाथ खींच रहा था। मम्मी बेहद परेशान थी। वह चुपचाप आंसू बहाए चली जा रही थी। मैंने उनको बार बार दिलासा देती रहती, मगर मेरे हर दिलासे पर वह मुझसे यही सवाल करती थी कि हमारा क्या होगा, हमारे खाने पीने का इंतजाम कहाँ से होगा। मैं भी चुप कर जाती थी, क्योंकि मम्मी के सवालों के जवाब मेरे पास भी नहीं थे। चुप होकर माँ बेटी अपनी ही परेशानी में खोई रहीं। जब भाभी अपने कमरे से बाहर निकल आई और बड़े रौब से आवाज़, किचन में कोई जाएगा या नहीं, ऐसा लगता है कि किसी की मैयत पड़ी है यहाँ पर जिसका शौक मनाया जा रहा है। आपको पता भी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, छठा महीना लग चुका है। इन दिनों में औरतों को वैसे ही भूख बहुत लगती है और तुम दोनों माँ बेटी काम चोरी करके यहाँ बैठी हुई हो। किचन में जाओ, कुछ खाने पीने के लिए बनाओ, मेरा जी घबरा रहा है। मम्मी ने भाभी की बात सुनी तो झट से उठकर बैठ गई थी। मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की थी। मैं बोली, भाभी जब हमें कुछ खाना ही नहीं है तो पका कर क्या करना है। हमारे पास ना तो पैसे हैं जिससे अपने लिए सब्जी भी ले आएं, और ना ही गेहूं है जिससे अपने लिए रोटी बना करके। एक भाई सहारा था, वह भी आपने छीन लिया। अब हम किचन में जाकर क्या करेंगे। आप अपने लिए और अपने पति के लिए खाना बनाइए और खाइए, हमें तंग ना करें। भाभी बोली, रजनी तुम बहुत ही बदतमीज और बेशर्म हो गई हो। अगले घर जाकर तुम क्या करोगी। मुझे तो लगता है तुम बहुत जल्द डिवोर्स लेकर हमारे सर पर आ बैठोगी। मैं बोली, पता नहीं मैं ज़्यादा बदतमीज हूँ या आप इतनी बेशर्म हो। आपने किस तरह एक माँ से उसके कलेजे का टुकड़ा, उसका बेटा छीन लिया। उस टाइम से डरिए जब भगवान आपकी कोख से आपकी औलाद छीन लेगा। मेरी कैंची जैसी चलती जुबान को अचानक भाई के थप्पड़ ने रोक दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि भाई घर आ चुका है। उसने जब मेरे शब्द सुने तो वह खुद पर काबू न रख पाया और आते ही उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था। मैं तो थर थर कांपने लगी थी, क्योंकि आज तक मुझ पर किसी ने हाथ नहीं उठाया था। मैं भागती हुई कमरे में चली गई थी। मम्मी मेरे पीछे आ गई थी। मम्मी बहुत गुस्से में लग रही थी। वह कहने लगी, रजनी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने इस तरह के शब्द अपने मुंह से निकाले हैं क्योंकि तुम मेरे पोते को श्राप दो। कोई तुम्हारी कोई भी शिकवा शिकायत थी तो भाभी से कह लेती। उस नन्ही मासूम जान ने तो कुछ नहीं किया था, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। तुम उसको बद्दुआएं देने लगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं भागकर मम्मी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, मम्मी मुझे पता नहीं चला मेरे मुंह से यह सब कैसे निकल गया। मेरा मतलब यह नहीं था। उस छोटे से बच्चे को बद्दुआ देना नहीं चाहती थी। मैं तो भाभी को भगवान के प्रकोप से बचा रही थी कि वह डर जाएं और हमारे साथ ऐसा रवैया ना करें। आपको तो पता है कि उन्होंने भाई को हमारे खिलाफ किया है। मैं चाहती थी जैसा उन्होंने भाई को हम सबसे अलग किया है, इसी तरह भाई का दिल भी हमारी तरफ से साफ हो जाए। मुझे कहाँ पता था कि जरा सी बात का बतंगड़ बन जाएगा। मम्मी तो पहले ही बहुत दुखी थी। आज वह मेरे गले लगकर रोती रही थी। इतने में भाई कमरे में आ गया और कहने लगा, मम्मी अगर यह रोना धोना ख़त्म हो गया हो तो किचन में चली जाएं। मेरी पत्नी को भूख लगी है, उसके लिए खाना बना दो। मम्मी ने जल्दी से आंसू पोंछे और कहने लगी, हाँ हाँ आर्यन तुम फिक्र ना करो, मैं अभी किचन में जाती हूँ। मम्मी मुझे छोड़ कमरे से बाहर चली गई। मुझे लगा शायद उन लोगों का दिल मोम का हो। जो बात है कि खाना मम्मी ही बनाएंगी, उसका यही मतलब था कि खाना 4 लोगों के लिए नहीं बल्कि 2 लोगों के लिए बनेगा। रो रो कर मेरे भी सर में दर्द शुरू हो गया था और जोरों की भूख लगी थी। मैं कमरे में अंदर अंधेरा करके लेटी हुई थी। बाहर जाने से डर लग रहा था। मुझे यही डर था कि कहीं भाई मुझे फिर से ना मारने लगे। मुझे मम्मी का इंतज़ार था, वह कब मेरे कमरे में आएंगी और मुझे आकर खाना देंगी।
यूं ही इंतज़ार करते करते रात हो गई। जब मम्मी कमरे में आई तो मैं जल्दी से उठकर बैठी थी, मगर यह देखकर दंग रह गई कि मम्मी के हाथ तो खाली थे। मैं बोली, मम्मी मेरा खाना कहाँ है? मम्मी के आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगी, बेटा सारा दिन मजदूरी करती हूँ, किचन में तो मुझे नहीं मिला, तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा? इतना काम तो अगर मैं किसी गैर के किचन में जाकर करती तब भी वह 2 रोटी सब्जी की कटोरी जरूर देता, मगर अपने लोग हैं, तुम जानती हो ना, अपनों के सब जमीर मरे हुए होते हैं। मैं उठकर मम्मी के पास आ गई। मैं बोली, मम्मी आपको भूख लगी है? मम्मी ने सर हिला दिया था। यह देखकर मेरा कलेजा ही कट कर रह गया था। मैं बोली, आप फिक्र ना करें, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। मैं इतना कहकर कमरे से बाहर जाने लगी तो मम्मी ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे बाहर जाने से रोक दिया। मैं बोली, क्या बात है मम्मी? उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए। वह कहने लगी, मेरे लिए कोई फसाद खड़ा मत कर देना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई इस घर से जाए। तुम्हें मालूम है ना, जब तक एक आदमी किसी घर में होता है वहाँ की औरतें महफूज रहती हैं। अगर घर में आदमी ना हो तो वह दूसरे मर्दों को रास्ता मिल जाता है और फिर लोग बातें भी तो बहुत बनाते हैं। इसीलिए मेरी बेटी कोई ऐसी हरकत ना कर देना जिससे तुम्हारा भाई नाराज होकर इस घर को छोड़कर चला जाए। मम्मी आप फिक्र ना करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं आपको ज़्यादा दुख नहीं दूँगी, आप मुझ पर भरोसा रखो। मैं इतना कहकर कमरे से बाहर चली गई। यह तो अच्छा हुआ कि आंगन खाली पड़ा था। मैंने सर पर दुपट्टा ओढ़ा और घर से बाहर निकल गई थी। मैंने पड़ोस का दरवाज़ा खटखटाया। पूनम आंटी मेरी मम्मी की बहुत अच्छी सहेली थी। मुझे उम्मीद थी कि वे मेरी मदद ज़रूर करेंगी। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो मुझे देखकर हैरान रह गई। कहने लगी, क्या बात है बेटी, सब ठीक तो है? तुम इस टाइम हमारे घर कैसे आई हो? मैं बोली, आंटी मम्मी को बहुत भूख लगी है और घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। आपके पास थोड़ा खाना है तो मुझे दे दो। आंटी जी की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगी, आपके घर में खाने के लिए कुछ क्यों नहीं है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने कहा कि भाई ने मेरा और मम्मी का खर्चा उठाने के लिए मना कर दिया है। आज सारा दिन किचन में काम करती रही, उसके बावजूद हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आंटी ने जल्दी से मुझे ताज़ा रोटियां बनाकर और सब्जी भी दिया। मैं उनका धन्यवाद करके घर वापस आ गई थी। मम्मी को खाना दिया तो वह भी बहुत खुश हो गई थी। फिर कहने लगी, बेटी तुमने बिना वजह हाथ फैला दिया। मेरा दिल नाराज है कि तुम्हें मांगना पड़ा। मैंने तो कभी तुम लोगों को इतना मजबूर नहीं देखा। तुम इसे बेइज्जती ना समझो, दूसरों से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। मम्मी कहने लगी, रजनी मुझे तुम्हारी जुबान से बहुत डर लगता है। तुम जरूर मेरे लिए कोई तमाशा खड़ा करवाओगी। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं बोली, मम्मी जब अपनों से ही बेइज्जत हो जाएं तो दूसरों से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। जब तुम्हारे भाई ने मुझ पर जुल्म कर ही दिया है तो अब तुम इस नक्शे कदम पर मत चलो। तुम्हारी यह बातें मुझे तकलीफ में डाल देती हैं। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि यह बातें सुनकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए? मैं चुप रह गई थी। अगली सुबह आंटी हमारे घर आई थी। उन्होंने मम्मी के हाथ पर 5,000 रुपया रख दिया था। मम्मी ने वह पैसे लेने से मना कर दिया तो आंटी ने अब मम्मी को अपने सर की कसम दे दी थी। वह कहने लगी, अगर तुमने मुझे कभी भी अपनी बहन समझा है तो मुझसे मदद ले लो, नहीं तो मैं यही समझूंगी कि हमारा रिश्ता खोखला था। मम्मी वह पैसे लेना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी उन्होंने पकड़ लिए थे। मम्मी ने आंटी से वादा किया था कि वह उनके पैसे बहुत जल्द लौटा देंगी। आंटी ने हाँ में सिर हिला दिया था। वह कहने लगी, मुझे उन पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, तुम इस पैसे को कबूल कर लो। मम्मी चुप हो गई थी। आंटी के जाने के बाद मम्मी बाजार से आटा और कुछ सब्जियां वगैरह लेकर आई थी। मम्मी ने अपना खाना बना लिया था। अब भाभी भूखी कमरे में पड़ी उस इंतज़ार में थी कब खाना बनेगा और कब ट्रेन में रखकर मेरे सामने लाया जाएगा। मैं आज मम्मी से कह दिया था
कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप भाभी को खाना हरगिज बनाकर नहीं देंगी। मम्मी कहने लगी, रजनी मैं मजबूर हूँ, तुम क्यों ऐसी बातें करती हो। मैंने भी मम्मी को अपने सर की कसम दे दी थी। मैंने कहा, अगर आप मजबूर हो तो मैं भी मजबूर हूँ। मैं आपको यूँ किसी की नौकरी करते हुए नहीं देख सकती। मेरा बाप बहुत अच्छा आदमी था, आप उनकी पत्नी हैं। आप अपने आप को इस तरह ना हारने दें, नहीं तो लोग आपको कुचल कर चले जाएंगे। मम्मी चुप हो गई। उन्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आया होगा, मगर क्योंकि मैंने उनको अपनी कसम दे दी थी, इसीलिए वह चुपचाप कमरे में बैठी रही थी। मैंने उठकर कमरे की कुंडी चढ़ा दी। अब दोनों माँ बेटी ने पेट भरकर खाना खा लिया और आराम से लेट गई थी। अभी आधा घंटा बीता था कि किचन से बर्तनों की खटकने की आवाज़ आने लगी थी। फिर भाभी ने आकर हमारे दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया था। वह कहने लगी, जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो, तुम दोनों माँ बेटी सुबह से किचन में क्या कर रही थी। अब जो मैं खाना देखने गई वहाँ कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। मुझे अपने कमरे की तलाशी दो। मैं कहने लगी कि मेरी दोस्त ने मुझे पैसे दिए थे, उससे मैं अपने लिए सब्जी वगैरह लाई थी, वही हमने बनाकर खा ली। तुम भी अपने पति की लाई हुई कमाई से खा लो। भाभी कहने लगी, आप लोगों को पता है ना, मेरी हालत ऐसी है कि मैं इस हाल में काम ना करूँगी। फिर मुझे किस चीज़ की जिद लगाई है। मैं भी बोली, अगर आपकी हालत ऐसी है और काम नहीं कर सकती तो आपको नहीं लगता क्या आपको इस हालत में भगवान से डरना चाहिए। मम्मी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया तो मैं जाकर चुप लेट गई थी। भाभी ने जल्दी से भाई को फ़ोन करके घर पर बुला लिया था। अब भाई भी हमारा दरवाज़ा पीट रहा था। कहने लगा, मम्मी जल्दी से कमरे से बाहर आओ। मम्मी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने ना में सिर हिला दिया, आप दरवाज़ा मत खोलिएगा। मगर भाई ने इस तरह शोर मचा डाला, मम्मी को मजबूरन दरवाज़ा खोलना पड़ गया था। मम्मी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, भाई गुस्से में कमरे में आया और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। कहने लगा, मुझे पता है कि मेरी माँ तो ऐसी औरत नहीं है, वह अपनी बहू के साथ जिद करे। तुम ही मेरी माँ को बहका रही हो। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इस घर में फसाद मत करो, नहीं तो किसी भी राह चलते आदमी के साथ तुम्हारी शादी करके इस घर से निकाल दूंगा। आज भाई ने थप्पड़ मारा तो मैं अपने हवास खो बैठी। मैं गुस्से से बोली, आपको शर्म आनी चाहिए, अपनी पत्नी के पीछे लग गए हो। आपको तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं रहा। क्या कोई इतना अंधा भी होता है कि बाप के मरने के बाद माँ के मुंह से रोटी का निवाला भी छीन ले। इससे तो अच्छा था कि आप यह घर छोड़कर चले जाते, मगर आप में तो इतनी शर्म ही नहीं है, आप तो बेशर्म हैं। मेरी यह बात सुनकर भाई ने एक बार फिर मुझे थप्पड़ मारा था, जबकि मम्मी चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रहीं। मैं गुस्से से बोली, मम्मी आप मेरे हक में क्यों नहीं बोलती। लगता है आप भी अपने बेटे के साथ मिली हुई हैं। मुझे इस घर में नहीं रहना। इतना कहकर मैं अपना छोटा सा बैग निकाल के और घर से बाहर निकल गई थी। मैं रोती जा रही थी और सड़क पर चलती जा रही थी। मेरे पीछे ही मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मम्मी आ रही थी, वह भी रो रही थी। कहने लगी, देखो ना, वही हो गया जिसका मुझे डर था। अब हम दोनों बेघर हो गए हैं, हम कहाँ जाएंगे। मैंने कहा, आपको मेरे पीछे आने की क्या ज़रूरत थी। घर जो आप छोड़कर आई हैं वह आपके पति का था, मरने से पहले आपके नाम पर लगा कर गए थे। उनको घर से निकाल दें और आप अपने घर में जाकर बैठें। मैं जहाँ मर्जी जाऊँ चली जाऊँ। मम्मी कहने लगी कि मैं अपनी जवान बेटी को यूँ अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे बताओ, तुम कहाँ जाने का इरादा रखती हो। मैंने जवाब ना दिया तो मम्मी रोने लगी। कहने लगी, भगवान, इस ज़िंदगी से तो अच्छा है कि तू मुझे मौत दे दे। मम्मी की बात सुनकर मेरा दिल दुख गया था, इसलिए मैंने जल्दी से मम्मी का हाथ पकड़ लिया और बोली, ऐसी बातें ना करो, आपको भगवान का वास्ता है। फिर मम्मी कहने लगी, अच्छा मुझे बताओ कहाँ जाने का इरादा है। मैं बोली, मैं मौसी के घर जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई थी। कहने लगी, मैं इतने गमों में उलझी थी कि अपनी बहन का ख्याल ही नहीं आया। चलो अच्छा है कि तुम उस घर जा रही हो।
वो एक अच्छी औरत है, हमें अपने घर में जगह दे देगी। अब हम दोनों माँ बेटी मौसी के घर पर रहेंगे। मेरी मौसी दूसरे शहर में रहती थी, वह बहुत ही अच्छी थी। हम उनके घर जाकर अपने सारी समस्या बता देंगे। मौसी ने हमें खुले दिल से अपने घर में जगह दे दी थी। मौसा भी अच्छा इंसान था, उसने भी हमारे आने पर किसी तरह का ऐतराज़ नहीं किया था, बल्कि वह तो कह रहा था आप लोगों का घर है, जिस तरह चाहे मर्जी रहो, जो चाहे मर्जी खाओ पियो। मौसी एक नर्स थी, वह सुबह सवेरे ही घर से निकल जाया करती थी और फिर घर के काम के लिए तो उन्हें नौकर रखे हुए थे। यहाँ मैं और मम्मी बहुत चैन से रहते थे। हमें यहाँ आए हुए 2 हफ्ते हो गए थे जब मौसी की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी थी। मम्मी उनकी वजह से बहुत परेशान हो गई थी। मौसी ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मौसमी बुखार है, जल्द ही उतर जाएगा। मगर मौसी को इस बात की परेशानी थी कि उन दिनों अस्पताल में बहुत भीड़ थी और उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि अगर आपने छुट्टी की तो समझो नौकरी से हाथ धो बैठोगी। मौसी अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। वह कहती थी कि अस्पताल जाती हूँ तो मेरा दिल लग जाता है, घर में रहकर तो मैं दीवारों को ताकती रह जाती हूँ, मैं पागल हो जाऊंगी। परेशान थी कि अब क्या होगा। तब मैंने कहा कि अगर आप मुझे बोलें तो मैं आपकी जगह पर अस्पताल चली जाया करूंगी। मौसी को मेरा राय पसंद आई। वह कहने लगी ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करूंगी, अगर वह कह देंगी तो तुम चली जाया करना। उन्होंने डॉक्टर से पूछा तो उसने हाँ कह दी थी, क्योंकि मौसी की तबीयत सच में ख़राब थी। वह अस्पताल जाने की कंडीशन में नहीं थी, जबकि अस्पताल में किसी की ज़रूरत थी। मैं अस्पताल जाने लगी, तब मुझे मौसी ने एक बात कही थी। वह कहने लगी रजनी, मेरी एक बात याद रखना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम किसी डॉक्टर से पैसे मत लेना और ना ही किसी से बात करने की कोशिश करना। मैंने मौसी की बात पल्लू से बांध ली थी और अस्पताल जाने लगी थी। मैं अपने काम से काम रखती थी। एक सीनियर्स थी जो मुझे काम बताया करती थी। मुझ पर ज़्यादा काम का लोड नहीं था, क्योंकि मुझे उस काम का एक्सपीरियंस नहीं था। बस मुझे मरीजों का ध्यान रखना होता था और जैसे किसी मरीज की हालत बिगड़ने लगती थी, यहाँ पर डॉक्टर या किसी दूसरी नर्स को बुला लाती थी। ऐसे ही बड़े दिन बीत रहे थे। मैंने किसी से भी बात नहीं की थी। एक दिन एक कम उम्र और खूबसूरत सी नर्स मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी तुम बड़ी उदास रहती हो, ऐसा लगता है कि तुम किसी वजह से परेशान हो। मैंने उसे सारी बात बता दी थी। ना जाने आज मेरा दिल कैसे दुखा हुआ था। मैं खुद पर काबू ना कर पाई और अपने सारी आप बीती उसके सामने खोलकर रख दी थी और उदास हो गई थी। कहने लगी तुम भी अपने लिए कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लो। जो लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी होती हैं वह बहुत मजबूत हो जाती हैं। बल्कि ऐसा करो कि जब तक तुम्हारी मौसी अस्पताल में नहीं आ जाती तो तुम जब तक थोड़ा बहुत अपना कमा लो। मैं बोली यह कैसे मुमकिन है। वह बोली तुम लेबर रूम की सफाई कर दिया करो, मैं तुम्हें सफाई के पैसे दे दूंगी। वहाँ की नर्स छुट्टियों पर है। मैंने उस नर्स की ऑफ़र कबूल कर ली, मगर मैंने मौसी की यह बात छुपा ली। अब मैं रोज़ लेबर रूम की सफाई करती, नर्स की हिदायत के मुताबिक वहाँ रखी कचरे की थैलियाँ बाहर फेंक देती, बदले में मुझे कुछ हजार रुपये दे देती। एक ही हफ्ते में 18,000 रुपये जमा करने के काबिल हो चुकी थी। मुझे बहुत खुशी थी, इतनी जरा से काम के बदले मुझे इतने पैसे मिलते हैं। मगर मैं यह सोचने पर मजबूर थी कि आखिर उन थैलियों में ऐसा क्या होता है। वह नर्स मुझे सबसे छुपकर काम करने को कहती। रोज़ ब रोज़ मेरा बहुत काम बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन मैंने देखा एक बड़ी सी गाड़ी उन कचरे की थैलियों को उठा रही है। वह बड़ी खूबसूरत गाड़ी थी, वह कचरा उठाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब मुझे लगा कि बात इतनी सीधी नहीं है जितनी मुझे लग रही है, ज़रूर उसमें कोई राज छुपा है। मुझे शक में मजबूर होकर इस बार थैली खोलकर देखी, पर जान निकल गई, क्योंकि उसके अंदर तो अस्पताल की बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ और टीके थे। यह एक सरकारी अस्पताल था।
यहाँ पर गरीब लोग मुफ्त में इलाज लेने के लिए आते थे, मगर कुछ ही दिनों से अस्पताल में यह खबर आ रही थी कि यहाँ की दवाइयाँ और टीके वगैरह कम पड़ने लगे हैं। सीनियर डॉक्टर का तो यही ख्याल था कि शायद मरीज बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, जिसकी वजह से सारी दवाइयाँ ख़त्म हो रही थी। अब मैंने देखा था कि वह दवाइयाँ क्यों कम पड़ रही थी। तो अस्पताल की तरफ से फ्री नहीं दी जाती थी, बल्कि मरीजों को पर्ची बनाकर दी जाती थी जिसका दवाइयाँ वगैरह लिखी होती थी, जो कि लोगों को खुद ही खरीदना पड़ रहा था। अब मैं सारा खेल समझ गई थी कि नर्स मुझे गैर कानूनी काम करवा रही थी। यह दवाई और इंजेक्शन बाहर भिजवा देती थी, जो एक गाड़ी आकर ले जाती थी। यकीनन यह दवाइयाँ किसी दूसरी जगह पर बेच दी जाती। लाखों रुपए कमाए जा रहे थे। इस वजह से बहुत से गरीब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मैंने ठान लिया था कि मैं इस गैर कानूनी काम को उस नर्स का साथ नहीं दूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मैं उसका राज फास करके ही रहूंगी। मैंने हिम्मत की और सीनियर डॉक्टर्स के पास चली गई थी। मैंने उसे सारी बात बता दी। वह मेरी बात सुनकर हैरान रह गई थी। उसने पहले तो यह बात किसी को बताने से मना कर दिया था। फिर मैंने जब उसे सबूत दिया तो उसने मेरा धन्यवाद किया था और मुझसे कहा कि अभी यह बात तुम हरगिज मत खोलना, मैं उसको पुलिस के हवाले करवा दूंगी। सीनियर डॉक्टर ने पहले से ही पुलिस को बुलवा लिया था। जब नर्स मुझे कचरे वाली थैलियों फेंकने को कहा तो डॉक्टर ने पुलिस को इशारा किया था। उन्होंने आकर तलाशी ली तो अंदर से दवाइयाँ और इंजेक्शन बरामद हुए। उस नर्स को गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि मैंने डॉक्टर की मदद की थी और सरकारी दवाइयाँ गैर कानूनी तरीके से बेचने के धंधे को बेनकाब कर दिया था। इसीलिए मुझे हॉस्पिटल वालों की तरफ से 5 लाख रुपए का इनाम मिला था और साथ ही मुझे नर्स की ऑफ़र भी मिल गई थी। मैं बहुत खुश थी। मैंने यह बात जब मौसी और मम्मी को बताई तो वह बहुत खुश हो गई थी। फिर मम्मी ने कहा, अब हम वापस अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि हम आराम से अपना गुजर बसर कर सकेंगे। अब तो मौसी भी ठीक हो गई थी, इसीलिए वह अस्पताल वापस जाने लगी थी। हम माँ बेटी अपने घर वापस आ गई थी। मुझे मेरे शहर में नर्स का कोर्स करने लगी थी। भाई और भाभी हमारे आने पर परेशान थे। भाभी के आखिरी टाइम चल रहे थे, मगर इन दिनों में भी वह हमारे साथ जुबान लड़ाने से बाज नहीं आती थी। अब मैं अपना काम करती थी तो मुझे उनकी परवाह बिल्कुल भी नहीं थी। मम्मी ने भी भाई को साफ साफ कह दिया था कि आर्यन, अगर तुम यह घर छोड़कर जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से चले जाओ। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। भाई तो यह बात सुनकर घबरा गया था, क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में घरों के किराए देना आसान बात नहीं है। इसीलिए यह मासूम बन गए थे और मम्मी से माफ़ी मांगने लगे थे। मुझे समझ आ गई थी कि उन्होंने पहले घर छोड़ने का नाटक सिर्फ इसलिए रचाया था कि उन्हें हमारा खर्च ना बर्दाश्त करना पड़े, जबकि उनका तो घर छोड़ने का कोई इरादा था ही नहीं। कुछ साल बाद में अपना कमाने लगी तो भाई भाभी मेरे आगे पीछे घूमते फिरते थे। मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब किसी भी फालतू चीज़ की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। मेरे ख्याल में अगर कोई हमारे साथ बुरा करेगा और हम उसे माफ़ कर देंगे तो यह उन पर एहसान नहीं होता, बल्कि हमारा खुद पर ही एहसान होता है, क्योंकि इस तरह हम खुद को ऐसी समस्या में घेर लेते हैं। मेरी मम्मी ने भी उन दिनों माफ़ कर दिया था और मैंने अब घर में एक काम वाली रख दी जो घर के सारे कामकाज करती। भाभी भी बड़ी शर्मिंदा फिरती रहती। वह तो हमें से नज़रें भी मिलाने के काबिल नहीं थी। मम्मी और मैं अपनी ज़िंदगी से आराम से बिता रहे थे। हमें किसी का एहसान की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी।
तो चलिए बताते हैं आपको आज का सरप्राइज़। तो सरप्राइज़ ये है कि हमने आपके लिए एक स्टोरी ब्लॉग बनाया है और आप हमारे ब्लॉग पर जाकर ऐसी बहुत सी कहानियाँ पढ़ सकते हैं और फ्री में बिना कॉपीराइट के कहानियाँ ले भी सकते हैं। आप सबके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारी आज की कहानी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।